नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर आपके बीच प्रिंस मिश्रा। आज के मेरा टॉपिक है ग्रेच्युटी की गणना। कि इसका हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का एक पोर्शन है। तो आइए देखते हैं। लेकिन यदि हम निजी गैर सरकारी कर्मचारी को देते हैं तो उसके संबंध में नियम है। कैसा है? यदि ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है तो उस स्थिति में वास्तविक प्राप्त राशि संपूर्ण कार्य वर्ष के आधे माह के वेतन बराबर, यहाँ आधा से तात्पर्य 15/26 को लगाया जाता है, अधिकतम 20 लाख रुपए। वेतन किसे बोलते हैं? संपूर्ण कार्य वर्ष के आधे माह के वेतन बराबर मीन्स मूल वेतन, महंगाई भत्ता। यहाँ पर सेवा शर्त का आवश्यकता नहीं है जब ग्रेच्युटी एक्ट लागू हो रहा हो। जब ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता है तो महंगाई भत्ता हम तभी लेंगे जब सेवा शर्तों के अनुसार होगा। मीन्स जब ग्रेच्युटी एक्ट लागू है तो क्या हुआ, 15/26 को यूज करना है। यहाँ पर 15/26 की जगह 1/2 हो जाता है। 20,000 20,000 वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तविक प्राप्त राशि। यहाँ आधे माह से तात्पर्य 15/26, यहाँ आधे माह से तात्पर्य मीन्स 1/2। ध्यान देने वाली बात यह है, पूर्ण सेवक प्रत्येक वर्ष के आधे माह का वेतन, ये ठीक है सर। यहाँ पर हम ग्रेच्युटी एक्ट जब लागू होता है तो यदि एक व्यक्ति ने 6 माह की सेवाएं प्रदान की है तो उसे 6 माह की सेवा, अतिरिक्त सेवा देने उपरांत भी अगर वह सेवानिवृत्त होता है तो उसे पूरा वर्ष माना जाता है। जबकि यहाँ की स्थिति में वह 11 माह भी अगर अपनी सेवाएं दिया है तो उस अतिरिक्त 11 माह को छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? ये आगे और ये देखिए, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होने पर वास्तविक प्राप्त राशि संपूर्ण कार्य वर्ष के आधे माह के वेतन बराबर, देखिए लागू आधे माह से यहां तात्पर्य किसको लिए हैं? 15/26। लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेच्युटी एक्ट लागू होने पर यदि एक व्यक्ति के द्वारा 6 माह अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की गई हैं, 22 साल 6 महीना 7 माह सेवा करने पर उसे 23 वर्ष मान लिया जाएगा। अधिकतम 20 लाख की राशि होगी। यहाँ वेतन का परिभाषा मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्त की आवश्यकता नहीं है, प्लस बिक्री पर कमीशन होगा जब एक्ट लागू होता है तब। जब ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता है तो वास्तविक प्राप्त राशि संपूर्ण कार्यवर्ष के आधे माह का वेतन, यहाँ पर आधे माह से तात्पर्य 15/30 या 1/2 माना जाता है, अधिकतम वही 20 लाख रुपए। यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी यदि एक व्यक्ति के द्वारा 22 वर्ष 7 माह अपनी सेवाएं दी जाती है तो ये जो अतिरिक्त 7 माह है उसे यहाँ छोड़ देंगे। जबकि ग्रेच्युटी एक्ट लागू होने पर 1 माह भी अतिरिक्त सेवा देने पर, 6 माह से ज़्यादा देने पर उसे हम पूरा वर्ष मान लेते हैं। यहाँ पर दूसरा जो नया बात है, एक्ट लागू नहीं है लेकिन यहाँ पर डीए को हमको सेवा शर्त के अनुसार ही लेना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ कंडीशन लेना पड़ेगा। आइए तो हम लोग ग्रेच्युटी के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। भारत केमिकल लिमिटेड में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरांत मिस्टर एक्स ने जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है, 30 नवंबर 2018 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। कंपनी ने उसे 9,000 रुपये ग्रेच्युटी का भुगतान किया। उसका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय 30,000 रुपये और महंगाई भत्ता 9,000 रुपये तथा मकान किराया भत्ता 4,500 रुपये था। आयकर के अंतर्गत आयकर से कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि की गणना कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। अब यहाँ पर लिखा है एक्ट के अंतर्गत आता है। सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा लिखेंगे
हाफ सैलरी, संपूर्ण कार्यवर्ष के आधे माह का वेतन बराबर जो अपन लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरा है हाफ मंथ सैलरी, सैलरी ऑफ वर्किंग पीरियड, वर्किंग पीरियड। पीरियड नेक्स्ट है, और तीसरा है मैक्सिमम अमाउंट। क्या होता है, विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री। यहाँ पर जो हम लेते हैं सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए, हमको यहाँ डीए इन टर्म्स नहीं चाहिए क्योंकि ग्रेजुएटी एक्ट लागू हो रहा है। तो देखिए बेसिक कितना है, बेसिक लास्ट ड्रॉन बेसिक है इनका 30,000 रुपये, और महंगाई भत्ता कितना है 9,000 रुपये। इस प्रकार से 39,000 रुपीज़ हुआ। तो कितने साल फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, देखिए फर्स्ट कॉलम में चलते हैं अपन, अमाउंट रिसीव फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में है आपका 9 लाख रुपये जो रिसीव किए हैं। अब सेकंड कॉलम में क्या करना है, टोटल उसको मिल रहा है 39,000, 39,000 इंटू 15/26 इंटू कितने साल सर्विस किए हैं, इन्होंने सर्विस किया है 33 साल 9 महीना, क्योंकि एक्ट लागू होता है तो कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। तो 33 हो गया आपका 34, 33 हो गया 33 ईयर एंड 9 मंथ हो गया 34 ईयर्स। इस प्रकार से यहाँ पर आपका अमाउंट निकलेगा, ये हुआ आपका 7,65,000। अब तीनों में कम कौन सा है, तीनों में जो कम है वो होता है टैक्स फ्री। इस क्वेश्चन में सबसे कम है 7,65,000, सबसे कम है। तो अब हम क्या करेंगे, विच एवर लेस इज टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री हुआ हमारा 765। अब इसी क्वेश्चन में हमको टैक्सेबल हम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर टैक्सेबल इज एक्चुअल रिसीव माइनस टैक्स फ्री। एक्चुअल रिसीव है 9 लाख, एक्चुअल रिसीव है 9 लाख रुपीज़, और टैक्स फ्री है 765। किस प्रकार से 1,35,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है सी लेविस को 25 वर्ष की सेवा के बाद एक कंपनी के मैनेजर पद से 20 फरवरी 2019 को अवकाश प्राप्त हुआ। 31 जनवरी 2019 को समाप्त होने वाले 10 माह में उसका मासिक वेतन 60,000, सवारी भत्ता 5,000 था। वह अपने नियोक्ता से 9,30,000 रुपये ग्रेजुएटी के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी था। उसे आयकर काट कर भुगतान की गई। आगे दिया है, अपने जीवन में इससे पूर्व के वर्षों में लिविस ने पूर्व नियोक्ता से 2,40,000 रुपये ग्रेजुएटी प्राप्त हुई थी, जिसका संबंध में उसे
कर से पूर्ण छूट मिल चुकी है। अब जो उसे ग्रेजुएटी मिली है उसके संबंध में ग्रेजुएटी के कर योग भाग की गणना कीजिए। लिविस ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम अंतर्गत नहीं आता है। ओके, यहाँ एक्ट लागू नहीं होता। इसके पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें एक्ट लागू होता था। तो चलिए पहले हम वन सेम स्टाइल में पहले फार्मूला लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा हाफ सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ हाफ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी हाफ मंथ सैलरी ऑफ वर्किंग पीरियड। और तीसरा है मैक्सिमम 20 लाख। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, चूंकि इस आदमी के द्वारा अपने पूर्व नियोक्ता से भी ग्रेजुएटी की राशि प्राप्त की गई है, जो कि जिसका किसी भी संबंध में इनकम टैक्स में छूट नहीं मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ उस 2,40,000 को माइनस कर देंगे और यहाँ मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा आपका 17,60,000 रुपया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम पहले किसी नियोक्ता से प्राप्त किए हैं और उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है तो मैक्सिमम लिमिट उससे रिड्यूस हो जाएगा। अब दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और उसको अपन निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा अपने को दिया है एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव है सामने वाले का 9,30,000 रुपीज़, और उसने जो सर्विस प्रोवाइड किया है तो लास्ट में देखिए लास्ट 10 मंथ्स में उसको मंथली सैलरी 60,000 मिलता था। तो यहाँ 60,000 का ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 60,000 का 1/2 कितने ईयर उसने सर्विस प्रोवाइड किया है 25 ईयर्स इंटू 25। तो ये हो गया आपका सीधा 7,50,000 रुपीज़। ये हो गया आपका 7,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी सबसे कम कौन सा है ये, तो ये क्या हो गया टैक्स फ्री। इस प्रकार से हम टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला है, विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री। तो यहाँ 7,50,000 टैक्स फ्री हो रहा है। टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा देयरफॉर टैक्सेबल ग्रेच्युटी क्या होगा एक्चुअल रिसीव माइनस टैक्स फ्री, जो कि कितना है, एक्चुअल रिसीव है 9,30,000 और फ्री कितना है 7,50,000। तो टैक्सेबल आपका ऑटोमेटिक कितना आ गया 1,80,000। ये आपका आंसर। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। श्री ए के राय जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, 34 वर्ष 9 माह 23 दिन की सेवा के उपरांत 23 जून 2018 को सेवानिवृत्त होने पर
11,64,000 ग्रेजुएटी मीन्स 11,64,000 ग्रेजुएटी के प्राप्त करता है। उसने सबसे अंत में निम्न कुल वेतन प्राप्त किए। बेसिक पे 75,000, डेरेंस अलाउंस बिना सेवा शर्त 15,000, नौकरी भत्ता 600, नौकर भत्ता 600 और मूल वेतन में 3,000 की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष 1 जनवरी को होती है। अब यहीं पे हमको काम का चाहिए। देखिए सबसे पहले अपन फार्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। कर मुक्त राशि की गणना बोला है तो, लेकिन अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कर मुक्त राशि कितनी होगी, मैं वैसे दोनों बताते जा रहा हूँ, कर मुक्त कर योग्य। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फ्री ग्रेच्युटी। देखिए सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड, सेकेंड 10 मंथ एवरेज सैलरी बिफोर रिटायरमेंट, थर्ड है मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए हमको एक्चुअल रिसीव्ड पता है, एक्चुअल रिसीव्ड 11,64,000। मैक्सिमम लिमिट भी अपने को पता है 20 लाख। अब इसमें विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री। Therefore, taxable is actual receive minus tax free। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने को करना है वो है वर्किंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसी को अपने को देखना है। देखिए एक आदमी कब रिटायर हुआ, 23 जून 2018 को वो रिटायर हुआ। 23 जून 2018 को वो रिटायर हुआ, ठीक है। तो जब वो 23 जून 2018 को रिटायर हुआ तो उस समय 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, या हम बोल सकते हैं कि उस आदमी को एक मिनट, सामान्य शब्द में 2018 जनवरी 1 उस आदमी को कितना मिला होगा, 75,000 बेसिक। तो 2017 जनवरी 1 कितना मिल रहा होगा, 73,000। इट मीन्स जब एक आदमी रिटायर हुआ, आदमी कब रिटायर हुआ, आदमी रिटायर हुआ आपका जून में, ठीक है। जून में जब वो रिटायर हुआ 75,000 बेसिक था। तो उसके पहले 1 जनवरी
देखिए 1 जनवरी से 31 मई कितने मंथ हुए? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स, 5 मंथ। कितना उसको सैलरी मिला बेसिक पर मंथ? उसको बेसिक मिला 75,000 इंटू 5। तो इसके पहले जनवरी के पहले 5 महीने का लेंगे तो कितना मिलता था? 73 इंटू 5। इस प्रकार से जब वो बंदा रिटायर हुआ उसके पहले के 10 माह में 75,000 और ये 73,000 इंटू 5, इस प्रकार 365,000 टोटल उसको मिला। पहले उसको 72, सॉरी इंक्रीमेंट 3,000 का है तो ये 72 रहेगा ना, सॉरी 72,000 इंटू 5, तो ये मिला इनको 3,60,000 और जब 70 हो गया 375, तो ये हो गया इनको 7,35,000 टोटल 10 मंथ में मिला लास्ट। तो उसका एवरेज कितना हुआ? 735, एवरेज कितना लेंगे? 735 अपॉन 10, 73,500 पर मंथ। इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता। जब ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता है, एक्ट लागू होने पे 15/26 और एक्ट लागू नहीं होता है तो 73,500 का 1/2 पर मंथ, आधे माह का सैलरी ये लेंगे तो ये हुआ 36,750 हाफ मंथ। कितने दिन इसने सर्विस प्रोवाइड किया है? इसने किया है 34 साल 9 माह। लेकिन चूंकि ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा मंथ को छोड़ देंगे, केवल ईयर को लेंगे। इस प्रकार से 36,750 इंटू 34 ईयर्स उसने सर्विस प्रोवाइड किया तो उसे 12,49,500 रुपीज़ प्राप्त हुआ। अब इसको हम वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो क्या क्या आया? यहाँ पे 10 मंथ का कितना निकला अपना? 12,49,500। इस प्रकार से देखिए तीनों में सबसे कम कौन सा है? जो हमने एक्चुअल में रिसीव किया है वो कम है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए जो टैक्स फ्री अमाउंट है वह जो हमने रिसीव किया है वही टैक्स फ्री हो गया। ये है आपका 11,64,000, देयरफॉर टैक्सेबल इज नील। क्लियर है? चलिए एक बार और बताऊं आपको। चूंकि इसमें इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है इसलिए सबसे पहले हम वर्किंग पे चले गए। वर्किंग में जाके हमने ये देखा कि एक आदमी 17 में 73,000 और 1 जनवरी 18 को 75,000 पा रहा है। इट मीन्स उसका जो रिटायरमेंट डेट कितना है? जून में वो 75,000 उसको मिल रहा था। इसका मतलब 1 जनवरी से 31 मई 2018 को भी वो 5 मंथ्स में ये सैलरी ड्रॉ किया होगा। तो उसके पहले वो 3,000 माइनस कर दिए, ये ड्रॉ किया।
इस प्रकार से दोनों का टोटल 7,35,000, उसका एवरेज 73,500 डिवाइडेड बाय 10 किए तो एक मंथ का आ गया। अब एवरेज सैलरी, रिटायरमेंट होने के पहले उसको जो सैलरी मिल रहा था एवरेज, वो उसको मिल रहा था 73,500। क्योंकि ग्रेजुएटी एक्ट नहीं है इसलिए 1/2 ये हो गया। चूँकि हम मंथ को इग्नोर करते हैं, 34 ईयर्स उसने सर्विस प्रोवाइड की है तो उसने रिसीव किया एक्चुअल में, सेकेंड कॉलम का जो अमाउंट है 10 माह का औसत वेतन बराबर हुआ आपका 1249,500 आया। इस प्रकार से जब हम फार्मूला को एग्जीक्यूट किए तो हमने पाया कि उसने एक्चुअल रिसीव किए 1164, 10 मंथ का सैलरी एवरेज है 12 होल वर्किंग लाइफ का उसका जो सैलरी है, उसका वर्किंग सैलरी ऑफ द पीरियड, उसका जो वर्किंग सैलरी ऑफ द पीरियड है ये है ना, वर्किंग सैलरी ऑफ द जो पीरियड है वो उसका कितना है, वर्किंग सैलरी ऑफ द पीरियड कितना है उसका, वर्किंग सैलरी ऑफ पीरियड उसका आया 1249,500 और मैक्सिमम ये आपका है 20 लाख। तो जो तीनों में कम होता है विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री, देयरफॉर दिस अमाउंट इटसेल्फ इज ए टैक्स फ्री। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो टैक्स, टैक्सेबल अमाउंट इज नील। आशा करता हूँ ग्रेजुएटिव क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।